यदि आप मुझसे कहो कि सर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहले मैं बताया करता था वैश्वीकरण। वो एक ऐसा चैप्टर है, ये बताया करता था जहाँ से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। यही वो वैश्वीकरण है। अब वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा और उसकी आंसर राइटिंग भी हम यहाँ पर देखेंगे। सर इस चैप्टर में बस वो एक ही आता है क्या 6 मार्क्स का क्वेश्चन? जी हाँ, मैं भी हैरान रहता था कि सीबीएसई को बस एक ही क्वेश्चन दिखाई देता था कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और वैश्वीकरण के परिणाम बताइए। हाँ, परिणाम तीन हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इन तीनों में से ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। सर और कुछ नहीं आता क्या? और आता ही नहीं क्या? और है ही नहीं क्या चैप्टर में कुछ? अरे है बच्चों, है। सर क्या है बताओ? ओ बताना पड़ेगा क्या? चलो बताते हैं इसी इसी वीडियो में। चलो बताता हूँ। वैश्वीकरण के इस चैप्टर में हमें वैश्वीकरण की मीनिंग समझनी है, हमें वैश्वीकरण के परिणाम समझने हैं। तीन प्रभाव हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। उनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। हर एक के प्रभाव तो सकारात्मक और नकारात्मक होते ही है ना। हमारे ऊपर जिस चीज का प्रभाव पड़ेगा उसका कुछ सकारात्मक होगा, कुछ नकारात्मक होगा। ऐसे ही वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव हैं, आर्थिक हैं, सांस्कृतिक हैं, उसकी कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो ये प्रश्न आता है। इसके अलावा हमसे प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि चैप्टर में है वैश्वीकरण का किस तरीके से विश्व में विरोध हुआ है, वैश्वीकरण का किस तरीके से भारत में प्रभाव, वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव बताइए, वैश्वीकरण का विरोध किस तरीके से भारत में हुआ है। इन इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले एक टेक्नोलॉजी को लेकर भी क्वेश्चन फिलहाल 1-2 साल पहले आया हुआ था, तो उनकी चर्चा हम करेंगे अगली वाली वीडियो में। फिलहाल आज हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सर क्या क्या क्या? आपके सामने दिख रहा है ना स्क्रीन पर, क्या है बताओ तो सही सर। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण के किन्हीं तीन परिणामों की व्याख्या कीजिए। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक आर्थिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के किन्हीं 4 या 6 परिणामों की व्याख्या कीजिए। कुल मिला के सब में परिणाम और प्रभाव यही वर्ड यूज हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, मार्क्स देखने हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आंसर की राइटिंग करनी है, आंसर का फ्रेम बनाना है। सर सीधे प्रभाव में आ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताओगे बच्चों वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण होता क्या है। तो सर होता क्या है वैश्वीकरण? ओके, वैश्वीकरण का एग्जैक्ट मीनिंग बताएं तो यही है कि विश्व से जुड़ना। लेकिन कौन जुड़ता है, कौन जुड़ता है? देखो जी, 3-4 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का। वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का और विचारों का, ये 4 चीजों का क्या होता है? जुड़ाव होता है। लेकिन वैश्वीकरण में जुड़ाव से पहले ये बहती है, इनका प्रवाह होता है। तो वैश्वीकरण एक प्रवाह है, एक फ्लो है, एक देश से दूसरे देश में या एक देश से अन्य देशों में। इन 4 चीजों का, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का, बस 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 यही है वैश्वीकरण का मतलब, और कुछ नहीं है। बस इन चारों की चीजों में प्रवाह हो रहा है और इन्हीं प्रवाह की वजह से क्या हो रहा है, पूरी पूरा विश्व जो है आपस में जुड़ चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। इसी को हम कहते हैं कि पारस्परिक जुड़ाव पैदा हो रहा है। वैश्वीकरण से, यदि बच्चों मैं कहूं कि वैश्वीकरण से पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति पैदा हो गई है, जी हाँ जी हाँ, विश्व के तमाम सारे देश आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। पूंजी के लिहाज से, वस्तु के लिहाज से, विचारों के विचारों के लिहाज से और सेवाओं के आधार पर, ये चारों तरीकों से विश्व में आपस में कनेक्टिविटी बढ़ी है, जुड़ाव बढ़ा है। आइए देखते हैं क्या इसका मीनिंग बनता है। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं तथा विचारों का एकीकरण होना तथा पारस्परिक जुड़ाव हेतु आदान प्रदान करना है। आदान प्रदान करना, ये 4 चीजों का आदान प्रदान होता है जी। यह एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिसमें एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का क्या होता है, प्रवाह निरंतर होता रहता है। मैं बार बार आपको कह चुका हूं, वैश्वीकरण में प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का और विचारों का। वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है, एक कंसेप्ट है। बहुआयामी मतलब जिसके अलग अलग आयाम है। सर कितने आयाम है? राजनीतिक है, सांस्कृतिक है और आर्थिक है। बस बस सर वैश्वीकरण के अर्थ में, हाँ जी हाँ, वैश्वीकरण ये बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग होगी कि वैश्वीकरण की तमाम सारे टॉपिक में जितने भी तरह के क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे, 6 मार्क्स के आएंगे, सब में शुरुआत यहीं से करनी है। चलो आइए वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों की बात करते हैं।
पहले हम देखो ये प्रश्न का जो मैं आंसर बता रहा हूँ, ये राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों को एक साथ जब प्रश्न पूछा जाए तब कैसे हम आंसर लिखेंगे, उस हिसाब से बता रहा हूँ। हालांकि राजनीतिक का अलग से आता है, आर्थिक का अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है और सांस्कृतिक का भी अलग से प्रश्न पूछा जाता है। उसको हम अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, अगर एक साथ प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से उनको हम लिखेंगे। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों की बात करेंगे। वैश्वीकरण में देखो कुछ सकारात्मक प्रभाव है, कुछ नकारात्मक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैश्वीकरण में सरकारों की इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता को कम करके राज्य की क्षमता को घटाया है। आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझनी है ना बच्चों, भाई इतना समझो कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हो गया है, राज्य की क्षमता में कमी आ गई है। अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें तो वैश्वीकरण की वजह से राज्य, राज्य मतलब सरकार, सरकार 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 की निर्णय लेने की क्षमता में, कार्य करने की क्षमता का मतलब हो गया निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ गई है, कमी आ गई है। सर ये कमी क्यों आई? कमी आने का एक बड़ी वजह है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, और जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं ना, उनकी वजह से। सर बहुराष्ट्रीय निगमों की वजह से राज्य की क्षमता में कमी कैसे आ गई है? आज हमारी बुक बताती है कि आज जो बहुराष्ट्रीय निगम है या कंपनियां हैं, इनका पूरा विश्व में व्यापार हो रहा है, और इनका विश्व में व्यापार फैल भी रहा है, इनका वर्चस्व है। और यही जो बहुराष्ट्रीय निगम है, ये आज सरकार के ही कार्यों को देख रहे हैं, उन कार्यों को जो लोक कल्याणकारी के कुछ हद तक कार्य होते हैं, जैसे रोजगार, ये सब चीजें इन्हीं के हाथों में आ चुकी हैं। तो कई मामलों में राज्य की क्षमता जो है, ये कह रहे हैं कम हो गई है। खैर हमें इतना समझना है, नेगेटिव पॉइंट है, राज्य की क्षमता में कम हुई है। लेकिन बच्चों आप ये मत समझ लेना कि वास्तव में राज्य की क्षमता में कमी हुई है। अभी हम पॉजिटिव समझेंगे ना, तो समझेंगे कि राज्य की क्षमता में एग्जैक्ट कमी नहीं आई है, एग्जैक्ट कमी नहीं आई है। दूसरा पॉइंट, वैश्वीकरण ने लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर संसार में काम करने वाले राज्य को बढ़ावा दिया है। देखो कम काम है, ये काम नहीं, कम कम कार्य करने वाले राज्यों को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। ध्यान देना, अब पहले जो राज्य था ना, राज्य का चरित्र बदल गया है। अब इतना समझिए, पहला राज्य जो था ना, वो लोक कल्याणकारी राज्य था। ये लोक कल्याणकारी का मतलब है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने वाला, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देने वाला राज्य था पहले, गरीबों के लिए ध्यान देने वाला था, वंचितों के लिए ध्यान देने वाला था। लेकिन अब जो है ना, राज्य कम हस्तक्षेपकारी हो गया, कम हस्तक्षेपकारी हो गया। अगर टफ लैंग्वेज में जाए, बुक की लैंग्वेज में जाए, तो बुक में लिखा है कि राज्य अब क्या हो चुका है, कम हस्तक्षेपकारी हो चुका है। अब कौन सा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर जगह किसने ले ली है, कम हस्तक्षेपकारी वाले राज्य ने ले ली है। और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो सर कम हस्तक्षेपकारी, इसका मतलब राज्य अब हस्तक्षेप कम कर रहा है। सर कहाँ कर रहा है कम? बाजार में आप देख रहे हो, बाजार की बहुत सारी गतिविधियां हैं जहां पर राज्य क्या कर रहा है, अपने हस्तक्षेप कम कर रहा है। आपने देखा होगा टमाटर की वैल्यू, प्राइस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो अचानक सरकार आती है कभी? सरकार आती है कभी? नहीं 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 आती, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है। तो कम हस्तक्षेपकारी का इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो सर राज्य कर क्या रहा है, आप किस लिए राज्य बना रखा है? कानून एवं व्यवस्था। राज्य जो अपने प्रमुख कार्य है ना, दो प्रमुख कार्यों पर ध्यान दे रहा है। एक है कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसी देश में, और दूसरा विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। ये दो मुख्य काम हो चुके हैं, ये दो मुख्य काम हो चुके हैं राज्य के। देखो आप लोगों को मैं यहाँ से बहुत सारी पजल जो अभी हमारी सोसाइटी में चली है, उसका भी समाधान बता देता हूँ। अब देखो लोगों के अंदर क्या राय है कि सरकारें, भाई साहब इस सरकार ने कहा था रोजगार दे दूंगी, नहीं दे पाई। अब अगर वो सच्चाई समझे ना, आज समझिए प्लीज, इस वीडियो के द्वारा वो समझने की कोशिश करें कि अब राज्य की शक्ति में कमी आई है इस मामले में, क्योंकि राज्य अब लोक कल्याणकारी ना होकर क्या हो गया है, कम हस्तक्षेपकारी हो गया है। तो सर सरकार सरकार बदल दो ना, ऐसे राज्य को ही बदल दो जो लोक कल्याणकारी पर ध्यान दे। बात तो होती है, लेकिन क्या ये इतना आसान है किसी देश के लिए कि वो वैश्वीकरण की धारा के विपरीत चले? इतना आसान नहीं होता बच्चों कि वो वैसे जो राह चल रही है उसके खिलाफ जाए और अपने देश का विकास कर सके। इतना आसान कदम नहीं होता। तो ये तमाम सारे पॉइंट आपको समझने चाहिए। अब राज्य केवल दो मुख्य कार्यों पर ध्यान दे रहा है, एक तो है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, और दूसरा है विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करना। बस ये दो ही कार्य तक राज्य ने अपने को छोड़ दिया है। तीसरा पॉइंट,
वैश्वीकरण के कारण राज्य क्योंकि हम जानते हैं वैश्वीकरण की वजह से राज्य कमजोर हो गया है, तो राज्य कमजोर हो गया है तो गरीबों के हितों की रक्षा कौन करेगा? बताइए बच्चों, गरीबों की हितों की रक्षा कौन करेगा? तो गरीबों के हितों की रक्षा करने में भी राज्य की क्षमता में कमी आ गई है, तो गरीब क्या हो जाएंगे? और गरीब हो जाएंगे। जब हम याद रखना, जब हम वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की बात करेंगे तो एक लाइन जरूर बनती है कि वैश्वीकरण की वजह से, आर्थिक वैश्वीकरण की वजह से गरीब और गरीब हो गया और अमीर क्या हो गए? और अमीर। धनी और धनी, गरीब और गरीब। याद रखना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि गरीब और गरीब क्यों हो गया वैश्वीकरण की वजह से, क्योंकि राज्य की क्षमता में कमी आ गई है। अब राज्य की हितों की अब गरीबों की हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है, सब बाजार पर छोड़ दिया है, इसलिए क्या हो गया है? गरीब और गरीब हो गया है। फोर्थ पॉइंट, वैश्वीकरण के बढ़ती वैश्वीकरण की वजह से एक अच्छी बात भी आई है। वैश्वीकरण की वजह से आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आदान प्रदान बढ़ा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विचार है ना, विचार है, वस्तु है। तो इस क्षेत्र में भी दो देशों के बीच में क्या हुआ है? आदान प्रदान हुआ है ना, कुछ अच्छी बात भी है वैश्वीकरण की वजह से। तो अगर आईटी, अगर हम बात करें, हम देखते हैं कभी कोई अपराध होता है तो सरकार क्या करती है? व्हाट्सएप चैटिंग, इंस्टा चैटिंग, सब कुछ निकाल के रख देती है, कहाँ से क्या क्या बातें हुई थी, एंड देन फिर पकड़ा जाता है अपराधी। देखा जाता है ना, न्यूज में आता है, कई बार न्यूज़पेपर में चर्चा होती है ना। तो ऐसे में तो वैश्वीकरण की वजह से राज्य की ताकत बढ़ गई ना। आतंकवादी कहीं पर साजिश रच रहे हैं तो सरकार को तुरंत व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा पता चल जाता है किस तरह से अपराधी ने साजिश रची। तो सूचना एवं तकनीकी की वजह से राज्य की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। एक पहलू ये भी है वैश्वीकरण का, ये ध्यान देना। राज्य के समुचित शासन करने की क्षमता को और परिष्कृत लिखा है ना, परिष्कृत। जो बच्चे ऐसे खतरनाक हिंदी लिख सकते हैं तो प्लीज स्वागत है उन बच्चों का, वो लिखिए प्रश्न ऐसे शुद्ध हिंदी, आंसर राइटिंग ऐसे शुद्ध हिंदी में करने की कोशिश करें। अगर परिष्कृत वर्ड याद नहीं हो रहा है तो सिंपल लैंग्वेज में लिख देना कि सूचना और प्रौद्योगिकी ने राज्य की क्षमता को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, राज्य की क्षमता को बढ़ा दिया है। बाकी नहीं लिख पा रहे हो तो तुम्हारी मर्जी। ओके, परिष्कृत लिख दिया तो फिर अलग ही मजा, एग्जामिनर को भी लगेगा यार क्या बच्चा है यार। सूचना व प्रौद्योगिकी में आई क्रांति ने राज्य को और भी अधिक क्या बना दिया है? मजबूत बना दिया है और शक्तिशाली बनाया है। ये ध्यान देना, मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल बताए थे ना, इंस्टा, व्हाट्सएप, आतंकवादी, अपराधी। तो राज्य एक्चुअली में क्या हुआ है? मजबूत हुआ है ना, शक्तिशाली हुआ है। तो ये सब बात है। आगे बढ़ते हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों की बात करते हैं। वैश्वीकरण की वजह से एक अच्छी बात और निकली है कि व्यापार में बढ़ोतरी है, पूरे विश्व में ट्रेड बढ़ा है। आज देखिए इंडिया की हम बात करें, चाइना से ट्रेड बढ़ा है, अमेरिका से बढ़ा है। तब से, कब से? जब से भारत ने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत करी। याद करिए हमारे देश में वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई? इसी चैप्टर में बताया गया है, 1991 में हुई थी। भारत ने जब एलपीजी की नीति लागू करी थी, भारत ने जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू करी थी, कब लागू करी थी बच्चों? इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को पूरी तरह से पता होता है, 1991 में। 1991 से भारत में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया है। तब से भारत का व्यापार दो देशों के बीच में, खासकर भारत और चीन के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और रशिया के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और इजराइल के बीच में, इन सभी देशों के बीच में, भारत और जापान के बीच में व्यापार कम हुआ है क्या? बढ़ा है ना। अब चाइना के बीच में तो इतनी टकराहट होती है, फिर भी व्यापार बढ़ा हुआ है, अपेक्षाकृत बढ़ा हुआ है ना वैश्वीकरण से पहले और अब की अगर हम बात करें तो तो वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है? व्यापार बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से इंडिया का व्यापार इन सब देशों के बीच, इन देशों के साथ बढ़ा है, ऐसे इन देशों का भी बढ़ा होगा कहीं और देशों के साथ। तो इस तरीके से टोटली देखें तो विश्व में क्या हुआ है? व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। पहले देश में आयात पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। सर पहले व्यापार क्यों नहीं बढ़ता था इतना ज्यादा वैश्वीकरण से पहले? क्योंकि तब आयात पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। कोई भी देश अपने देश में बाहरी देशों की वस्तुओं को नहीं खरीदता था, पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए जाते थे? क्योंकि वो अपने देश में आत्मनिर्भरता की बात करता था। जो होगा हमारे देश में बनेगा, जो बनेगा हमारे देश में बनेगा, हम बनाएंगे सब कुछ, पिन हो चाहे कार हो, छोटी से छोटी वस्तु है, बड़ी से बड़ी वस्तु हो, सब हमारे देश में बनेगा, ऐसी बात रखी जाती थी। लेकिन अब यह प्रतिबंध कम हो गए हैं। अब ये प्रतिबंध क्या हो गए? कम हो गए। अब ऐसा कुछ नहीं होता। आयात पर प्रतिबंध किसी असाधारण स्थिति में ही लगाए जाते हैं। सर एक उदाहरण दीजिए। देखिए अभी भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात करी ना, भारत ने चावल के, अगर गेहूं के निर्यात पर भारत प्रतिबंध लगा दे तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है। तो क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण है। आज ये वैश्वीकरण की वजह से व्यापार बड़ा हुआ है ना, इंडिया का व्यापार भी बड़ा है विदेशों के साथ। तो प्रतिबंध आजकल कम हो गए, बहुत
खतरनाक स्थिति में ही लगाए जाते हैं। अगर हम चावल पर प्रतिबंध लगा रही है, हमारी सरकार यदि चावल पर प्रतिबंध लगा रही है, अगर गेहूं पर प्रतिबंध लगा रही है कि हम बेचेंगे नहीं बाहर विदेशों को, तो क्यों लगाएगी? क्योंकि हमारे देश में हो सकता है स्टॉक की कमी हो सकता है आने वाले दिनों में मानसून की कमी हो जाए, तब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए। हो सकता है ऐसा, हो सकता है विश्व में खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो जाए, तब हमारी सरकार को महसूस हो कि हमारे देश में पहले हमारे देश के नागरिकों को अनाज की उपलब्धता होनी चाहिए, तब जाके हम पूरे विश्व को खिला पाएंगे। हो सकता है ऐसी असाधारण परिस्थितियों में ही हम प्रतिबंध लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते। दूसरा पॉइंट देखिए, अब पूरी दुनिया में निवेशकर्ता कहीं भी अपने पूंजी निवेश कर सकता है। कृपया कुछ टाइपिंग में दिक्कत हुई है तो कृपया शब्दों को सुन लेना, मैं सुना रहा हूं यहाँ पर, इस पर गौर करिए। अब पूरी दुनिया में निवेशकर्ता जो इन्वेस्टर हैं वो कहीं भी पूंजी को इन्वेस्ट कर सकता है, कैपिटल लगा सकता है, अपना पैसा लगा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैश्वीकरण के चलते अब सीमाओं की बड़ी जो बाधा है वो भी क्या हो चुकी, खत्म हो चुकी है। वो खत्म हो चुकी है। जी हाँ, हमारे इंडिया में देखो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे ही हमारे भी देश के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते कुछ कुछ चीजों को छोड़ते हुए। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों के अनुसार इससे समृद्धि बढ़ती है। जी हाँ, कुछ लोग जो इसकी तारीफ करते हैं वैश्वीकरण की, ऐसा नहीं कि सब लोग वैश्वीकरण के विरोध में हैं, कुछ लोग समर्थन में भी हैं। तो वो लोग कहते हैं इससे भाई साहब समृद्धि बढ़ती है। आज देखिए इंडिया को ही देखो, अपने भारत को देखो ना, वैश्वीकरण से पहले 1991 से पहले भारत कैसा था, और आज देखिए इतनी समृद्धि बढ़ी हुई है। देखिए समृद्धि का मतलब किससे है? रिचनेस से, पैसा आ रहा ना लोगों के पास, पहले से तो ज्यादा ही है ना, तो समृद्धि बढ़ी है। और खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। खुलेपन मतलब ओपननेस की वजह से वैश्वीकरण ने ओपननेस को बढ़ावा है, खुलापन लेकर आया है। तो इससे क्या हुआ, और भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी बढ़ी है। अगर तानाशाही वाली जिंदगी शुरू हो जाए, देखो अगर हम बात करें चाइना की, अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, वहां वैश्वीकरण थोड़ा सा पाबंदी में है। वो लोग पूरे अपने देश के नागरिकों को वैश्वीकरण के जाल से दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ के लोगों को देखोगे तो अगर उनको पता ही नहीं देश दुनिया में क्या चल रहा है मान लो, तो उनके लिए तो वही जिंदगी खुश है। लेकिन अगर हम देखें तो वो उतने खुशहाल नहीं होंगे वैश्वीकरण की वजह से। ये कह रही है, देखो हम तारीफ कर रहे हैं, अब हम निगेटिव पहलू में नहीं जा रहे हैं, अभी हम तारीफ कर रहे हैं कि खुशहाली बढ़ती है। व्यापार में हो रही वृद्धि से, सर आप तो अगर कुछ ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे ना जो ज्यादा समझदार हैं, वो मुझसे बोलेंगे सर रुके रुके आप क्या पढ़ा रहे हो। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वैश्विक खुशहाली सूचकांक में, इंडिया की रैंक तो और कम हो गई। अरे बच्चों, यस 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 यस, लेकिन ये हमारी बुक कह रही, फिलहाल हमें यही पढ़ना है कि वैश्वीकरण से खुशहाली बढ़ी है। ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे अभी से ही, तो वो मेरे इस बिंदु का कटाक्ष करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है सर बुक से ही तो पढ़ा रहे हैं, बुक का ही है सब कुछ। तो समझ लेना बच्चों, ज़्यादा किंतु परंतु मत जाना, मैं समझाने के लिए बहुत समझा सकता हूँ, लेकिन आपको इसके लिए अलग से कहना पड़ेगा कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। व्यापार में हो रही वृद्धि से हर देश को बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। एक अच्छी बात और है, जिस तरीके से वैश्वीकरण से व्यापार बढ़ा है तो उससे हर देश चाहता है कि वो भी क्या करे, कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा करे। पूरी दुनिया को इससे क्या होगा, फायदा होगा। हर देश यदि अच्छा करने की कोशिश करेगा तो भाई साहब पूरी दुनिया को फायदा होगा। विश्व में ऐसे देश भी हैं बच्चों, ऐसे देश भी हैं जिनको इनसे कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है वैसे पड़ोसी की वहाँ हिंसा रहनी चाहिए, पड़ोसी टूट जाना चाहिए, बस ऐसे भी हैं। सर ऐसे कौन से हैं, मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे बच्चों। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम, विभिन्न संस्कृतियों की पहुंच प्रत्येक देश में हो रही है। एक परिणाम ये निकला है वैश्वीकरण की वजह से, आजकल जो संस्कृतियां हैं वो अलग अलग देश में पहुंच रही है। अपनी इंडिया की बात कर दो ना, हमारी इंडिया की संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति क्या पूरे विश्व में नहीं फैल रही? नमस्कार देखिए हमारा, आज हमारे नमस्कार की संस्कृति क्या विश्व में नहीं फैल रही? फैल रही है ना। G20 में देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है जोर शोर से, जिससे देश के बीच सांस्कृतिक सहिष्णुता का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी एक अच्छी बात है, टॉलरेंस पैदा हो रहा है। एक संस्कृति के लोग यदि दूसरी संस्कृति के लोगों को समझेंगे तो आपस में थोड़ी सी सहिष्णुता बनी रहेगी। जैसे पश्चिमी संस्कृति की जीन्स के ऊपर भारतीय कुर्ता खूब चल रहा है। पश्चिमी संस्कृति वालों ने क्या चलाया, नीली जीन्स चलाई, तो हमारे भी भारत के कल्चर ने उन्हें खादी का कुर्ता पहनवा दिया। तो खादी का कुर्ता और नीली जीन्स क्या क्या जचता है, एक नई प्रकार की संस्कृति। इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। और ये अच्छा पहलू है वैश्वीकरण का। इसके साथ ही शक्तिशाली संस्कृति छोटे छोटे संस्कृतियों को समाप्त के कगार पर ले जा रही है। एक नेगेटिव बात यह भी है सांस्कृतिक का, वैश्वीकरण का, कि
शक्तिशाली जो संस्कृतियां, लाइक पश्चिमी संस्कृति की अगर हम बात करें, अमेरिकन संस्कृति की बात करें, तो वो छोटी छोटी संस्कृतियों को समाप्त कर रही है। अगर हम बात करें अफ्रीकन कल्चर में, तो अफ्रीकन का कोई कल्चर तो है नहीं। देखिए, अफ्रीकन कल्चर में, अफ्रीकन संस्कृति में अमेरिका यानी कि पश्चिमी संस्कृतियों को ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, आप देखो हमारे देश में वैलेंटाइन डे का क्या मतलब होता है, लेकिन सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। लेकिन पश्चिमी संस्कृति का इतना प्रभाव है कि वैलेंटाइन डे को यहाँ जोर शोर से मनाया जाता है, जबकि हमारी बुक बता रही है, यहाँ पर लिखा है मैंने कि बसंत पंचमी के त्योहार को उस तरह से नहीं मनाया जा। तो ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण है ना। सर बोलोगे सर आज तो भाई साहब इंडिया की संस्कृति को तो बढ़ाया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी की परिस्थिति में इंडिया की संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है, फिलहाल नहीं। आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे खान पान और पहनाव पर भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रहा है, ये ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा हो गया। खान पान और पहनाव पर भी प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की वजह से हो क्या रहा है, खान पान, हमारी जो चॉइस है ना खाने पीने की, वो बड़ी है ना, विकल्प बड़े हैं ना हमारे पास पहनावा, जो हमारा पहनावा ढंग है वो भी तो, उसकी भी चॉइस बड़ी है, ढंग भी बदल गया। कैसे कपड़े पहने पहने होते थे वैश्वीकरण से पहले, और आज देखो हमारे इंडिया में लोगों का पहनावा कैसा हो गया। खुद मेरा, खुद आप लोगों का, सबका बदल गया पहनावा, खान पान भी बदल गया हम सब लोगों का। बिना चिली पोटैटो के, बिना पिज्ज़ा, बिना बर्गर, बिना मोमोज, ये कहाँ जिंदगी, बिना कोको कोला, थम्स अप। अब तो स्टिंग, बच्चे ज़्यादा स्टिंग के ही हो रहे प्यासे। पूरे विश्व में एक वैश्विक संस्कृति का उदय हो रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये लोग वो हैं जो सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बारे में ये बता रहे हैं कि इससे पूरी वैश्विक संस्कृति जन्म ले रही है, ले रही होगी। उनको लग रहा है कि पूरे विश्व में, पूरी विश्व की एक जैसा कल्चर हो रहा है। अब देखो ना, वही जब चीज़ें, जो चीज़ें इंडिया में चल रही हैं वही और जगह पे चलती है। आप लोग देखते हो ना, एक प्रकार का कहीं पे कोई ट्रेंड चलता है तो पूरे विश्व में चलता है फिर वो। राजनीतिक और आर्थिक रूप से संपन्न देशों की संस्कृति कम विकसित देशों के सांस्कृतिक प्रभाव को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसी संस्कृति की इस होड़ में कौन आगे निकल रहे हैं, कौन से देश आगे निकल रहे हैं, वो देश आगे निकल रहे हैं जो राजनीतिक रूप से संपन्न हैं और जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। अमेरिका, यूरोप के देश, वो ज्यादा आगे निकल रहे हैं और कम विकसित देशों की संस्कृति को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हमने पूरा किया। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पर क्या करता हूं, खत्म करता हूं और आता हूं एक नई वीडियो को लेकर नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय और जय हिंद।